जगदंब 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 छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरिल्ला वॉर के बारे में, जिसे मराठी में गनिमी कावा बोलते हैं, या सरप्राइज अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक। क्या वो जरूरी था? क्यों वो जरूरी था? अफजल खान जैसा खुखार शत्रु स्वराज पर आक्रमण करने आ रहा है, यह बात समझने के बाद काफी सरदार चिंतित थे। जनता भी बहुत सारी डरी हुई थी। क्या होगा आगे? स्वराज बचेगा कि खान के कब्जे में सब चला जाएगा? इस विचार से सभी मराठी त्रस्त थे। महाराज की नजर सभी बातों पर थी। तभी अचानक पूरे इलाके में ऐसी बात फैल गई मानो नई ऊर्जा मिल गई। सभी का मन चिंता करने से जगह विश्वास से भर गया। वह बात थी भवानी तलवार की। माँ भवानी शिवाजी महाराज के निर्णय से काफी खुश थी और माता ने खुद आकर महाराज को एक तलवार भेंट कर दी और कहा, जाओ शिवा जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। माता ने दी हुई तलवार, ओहो, इसलिए वह थी भवानी तलवार। सभी निश्चिंत हो गए और अफजल खान का वध हुआ। तब तो ये बात की पुष्टि भी हो गई। महाराज ने मैनेजमेंट का कितना सही इस्तेमाल किया। साइकोलॉजी जानकर पूरे निगेटिव विचारों को उन्होंने पॉजिटिव विचारों में परिवर्तित कर दिया। अब जानते हैं सही में भवानी माता ने तलवार भेंट की थी या उसका कोई और इतिहास भी है। पहले हम जानेंगे युद्ध नीति के बारे में। सदियों पहले धर्म युद्ध नीति थी जो अपनाई जाती थी। युद्ध के नियमानुसार, उसी अनुसार युद्ध करना पड़ता था। निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं किया जाता था। शरण आए योद्धा को मारा नहीं जाता था। मगर इसके ठीक विपरीत था मोहम्मद कासिम घोरी, मूर्ति रक्षक नहीं हो तो मूर्ति भंजक। इसी घोरी को शरण आने पर पृथ्वीराज चौहान ने हर बार छोड़ दिया था, मगर घोरी ने चालाकी से पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया और उसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला। मतलब पृथ्वीराज धर्म के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं, मगर मुसलमान घोरी ने उन्हें अधर्म से मार दिया। प्रकाश युद्ध नीति, इसका मतलब था सूर्योदय होते ही युद्ध शुरू हो जाता था और सूर्यास्त होने पर युद्ध का रुक जाना स्वाभाविक था। शुरुआत और समाप्ति शंख ध्वनि या रणसिंह बजाकर बड़े जोरों शोरों के साथ होता था। अब है कूटनीति। शत्रु संख्या बल या शस्त्र बल में ज्यादा हो और हर उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, तो ये समझने के बाद जो रणनीति अपनाई जाती थी वह थी कूटनीति। मतलब युद्ध ताकत से नहीं तो दिमाग से लड़ा जाता था। चाणक्य नीति ऐसी ही करती है। कौटिल्य ने काफी पहले यही बताया था कि जब शत्रु ताकतवर हो तो अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। महाराज ने इस नीति का भरपूर प्रयोग किया। जैसे मुगलों के साथ या बीजापुर सल्तनत के साथ टक्कर लेना मुश्किल था, मगर महाराज ने उन्हें जिस जगह चाहिए जो स्वराज के लिए सेफ हो और सभी प्रकार से कम हानि हो, ऐसी जगह अफजल खान को खींच लाया और उसका वध किया और युद्ध जीता। उसको संरक्षक युद्ध नीति भी कहते हैं। दूसरी है आक्रामक युद्ध नीति। मतलब शत्रु पर कहां, कैसे, कब आक्रमण करना है यह तय करना। इसका उत्तम उदाहरण यानी कि लाल महल में शास्ता खान पर किया हुआ आक्रमण। उसकी लाखों की फौज, महल को चारों तरफ से सुरक्षा की घेराबंदी। ऐसे सैनिकों में घुसकर शास्ता खान पर वहां तक पहुंचना, उसे खदेड़ना बिल्कुल सामान्य जनता के सोच के पार थी यह बातें। मगर महाराज ने परफेक्ट प्लानिंग किया और आक्रामक युद्ध नीति से शास्ता खान को मार भगाया। बाद में आता है गनिमी कावा या गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स। हर बार नया तंत्र अपनाते थे महाराज। कुछ विशिष्ट बातों से आपके ध्यान में ये भी आएगा, बताते हैं। पहले कुछ किले तो महाराज ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से जीत लिए। बहादुर खान का काफी बड़ा खजाना कैसे लूटा ये हमने देखा ही है। सिर्फ उसे दिखाया कि हम डर गए हैं, भागो भागो। जब खान के फौज ने काफी दूर तक मराठों का पीछा किया, तब मराठों के आधे टुकड़ी ने किले पर हमला बोलकर खजाना लूट डाला। मतलब दुश्मन को फंसाना, उसके टुकड़े करके उसे सिर्फ भगाना। कोई युद्ध नहीं, कोई मरा भी नहीं, मगर पूरा खजाना महाराज के पास आ गया।
जावली पर कब्जा करते समय अलग युद्ध नीति थी। पहले बातें की मगर समझौता ना हो सका, इसलिए घना जंगल, ऊंची पहाड़ियां इसका लाभ उठाकर प्लानिंग किया और जीत लिया जावली को। महाराज ने हर चीज को अपना हथियार बनाया, जैसे बारिश का मौसम हो तो उसी का सहारा लेकर, या ठंड के दिनों में कोहरे का आसरा लेकर, जंगल हो तो पेड़ों से सहारा लेकर। इतना ही नहीं तो उनके ज्यादातर छापे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ही होते थे। दिन में सभी परिस्थिति का पूरा अभ्यास करके रखना, और जब रात में सभी गहरी नींद में होते थे तब हमला बोल देना, मतलब ज़्यादा प्रतिकार की संभावना भी नहीं, और जब शत्रु सोचेगा भी नहीं और गहरी नींद में होगा, ऐसे समय पर अटैक कर देना। कम से कम हानि और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता था इस वजह से। अफजल खान के समय भी देखिए कैसे पहाड़ों का, जंगल के रास्तों का सही इस्तेमाल किया महाराज ने। खान की फौज जंगल से अंदर तो आ गई मगर उसको बाहर जाने का रास्ता ही ना मिल पाया, और शत्रु खत्म। मतलब इतने ताकतवर शत्रु को खत्म कर दिया, उसकी फौज भी खत्म हो गई। महाराज ने बताया, हम हमारी फौज बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं ना, तो सिंपल है, खान की फौज कम कर दो। कम क्या, कम होते होते काफी हद तक खत्म भी हो गई। काफी खजाना भी मिला और सभी में दहशत बैठ गई। अफजल खान को मारने वाला सिवा कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए युद्ध तंत्र कैसा अपनाया? हम आपसे डरते हैं, आपके सामने तो मामूली बच्चा है। यह कहकर खान के अहंकार को काफी बढ़ाया, बातों में उलझाकर उसे प्रतापगढ़ तक, मतलब महाराज जहां चाहते थे वहां तक उसे खींच लाया। भवानी माता ने आशीर्वाद के रूप में तलवार भेंट दी है। यह बात फैलाकर मराठों की हिम्मत तो बढ़ाई ही, मतलब सभी तरफ से ऐसा वातावरण निर्माण किया जहां मराठों की हिम्मत बढ़ गई और खान की सेना काफ़ी कमज़ोर होती चली गई। और खान के वध के बाद तो सभी सल्तनतें हिल गई। अब देखते हैं सूरत पर छापा मारकर इतना खजाना पाया कि दुश्मन की नींव हिला दी। पूरा कंगाल होने पर आए वो। बिना पैसे की सत्ता चलेगी तो कैसे? मतलब दुश्मन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तरीके से कमज़ोर बनाओ, तब अपना राज बढ़ेगा। मगर लूटते समय सिर्फ अनशन पैसे कमाने वाला व्यापारी वर्ग को ही तकलीफ, किसी सामान्य व्यक्ति को ना हो, इसी पूरी खबरदारी ली गई। पन्हाला पर भी देखो अलग तख्तीस। काफ़ी दिनों तक घेराबंदी में अटक गए थे महाराज। ना कोई आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। तब की चाल अलग चली। बस महाराज, हम तो थक गए हैं और आपको शरण आना चाहते हैं, ऐसा संदेश सिद्दी जौहर को भेज दिया। महाराज के वकील ने सिद्दी की पूरे फौज में ये बात फैला दी कि क्या है, अब इन्होंने समझौता हो गया, कल महाराज और सिद्दी के बीच में सुलह होने वाली है और फिर क्या हो जाएगा, युद्ध खत्म। हालांकि ऐसी कोई पक्की बात नहीं हुई थी। फिर क्या, पूरी फौज सुस्त हो गई और उसी रात महाराज पन्हाला छोड़कर निकल पड़े विशालगढ़ की ओर। जोरदार बारिश, कड़कने वाली बिजली, जमीन पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, रात का अंधेरा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी परिस्थिति में कोई यहाँ से निकल भी सकता है। ऐसे घेराबंदी मोड़कर तोड़कर निकल पड़े महाराज। अब शास्ता खान को देखिए, जैसे बड़े ही कुशल नेता सेनापति था शास्ता खान, उसके महल में घुसकर उसे पछाड़ा। मतलब जब सेनापति पर 1 लाख की फौज के होते हुए हमला हो सकता है, गलती से गर्दन की जगह सिर्फ उसकी उंगलियां कटती है, कितना बड़ा खौफ पैदा हुआ होगा पूरी सेना में। तो अपने गुप्तचर विभाग के पूरे इलाके में ये बात भी फैला दी थी कि महाराज को देवी देवता प्रसन्न हैं, वो कभी भी गायब हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और उन्हें जहाँ चाहे वहाँ वो आ जा सकते हैं। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करके शत्रु को परास्त करना भी एक अलग युद्ध नीति थी। कारतलब खान जैसे चारों तरफ घेर कर उसके फौज के साथ शरण आने लगाना हो, या बहलोल खान की उमरानी के हुए चढ़ाई हो, हर बार शत्रु की पूरी जानकारी हासिल करके उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, फिर माइक्रो प्लानिंग करके अपॉर्चुनिटी ढूंढना और दुश्मन के मन में थ्रेट पैदा करना। हो गया ना पूरा मैनेजमेंट शॉट का फंडा। आगरा किले से अपनी पूरी फौज, साथीदार, इतना ही नहीं तो महज 9 साल के बेटे संभाजी के साथ गायब हो जाना सही है। सामान्य व्यक्ति की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ महाराज की सोच शुरू होती है। आज भी आप यदि आगरा किला जाते हो तो दंग रह जाओगे कि इतना बड़ा किला, चारों तरफ से इतने सख्त पहरे, बंदोबस्त,
ऐसे शत्रु से घिरे हुए इलाके से निकलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मगर महाराज आगरा से निकलकर कौन से रास्ते से रायगढ़ पहुँचे, इसका सही पता आज भी किसी को नहीं चल पा रहा है। महाराज की इतना ही उनके गुप्तचर विभाग को भी हमें याद रखना चाहिए। देश परदेश में आज इतने इंटेलिजेंट ब्यूरो होंगे, मगर मराठों के बहिर्जी नाइक इतना प्रभावी कोई भी नहीं है। या तो उन्होंने बहिर्जी से हथकंडे सीखे होंगे, यह बात हम टाल भी नहीं सकते। बड़े असरदार तरीका महाराज के वॉर का हिस्सा था। वो हमला कहाँ से करे, या तो आगे पीछे सेना को घेर कर सिर्फ सामने से, ये तो बात थी ही। मगर मराठी सेना की एक टुकड़ी जो फौज के पीछे वाले टुकड़ी पर हमला करती थी। देखिए, पिछाड़ी से हमला मतलब जितने भी शूर योद्धा रहते थे वे सब सामने, बाद में घुड़सवार, पैदल सेना और सबसे आखिरी रहते थे तोपे चढ़ाने वाले, गोला बारूद, अनाज, सैनिकों के लिए लगने वाली चीज़ें मतलब पानी, खाना बनाने की चीज़ें, और ये सब लोग भारी बोझ के साथ चलते थे, इसलिए काफ़ी धीरे धीरे चलते थे, इसलिए मुख्य सेना से काफ़ी दूर भी रहते थे, और इनमें कोई लड़ने वाला सैनिक तो रहते नहीं थे। इसलिए महाराज की फौज एक टुकड़ी अचानक उन पर हमला चढ़ाकर सामान लूटपाट लेकर जाती थी। मतलब लड़ाई करने वाले थके हुए सैनिकों को न खाना मिलता था न पानी, और तो और गोला बारूद भी खत्म। ऐसे ही जब औरंगजेब 6 लाख की फौज लेकर दक्कन में आया, उसकी फौज ने पूरा आतंक मचा दिया था। खेतों को जलाना, पूरा अनाज लूट लेना, मतलब महाराष्ट्र की पूरी जनता को भूखा रखने के दिन आ गए थे। फिर क्या यही चाल चली मराठों ने? नॉर्थ से आने वाला पूरा अनाज मध्य प्रदेश में जाकर ही लूट लेते थे। मतलब मुगल फौज तक अनाज पहुंचने ही नहीं देना और लूटपाट पूरे अपने जनता में बांट देना। सालों साल यही सिलसिला चलता रहा। अचानक छापा मार के उनका पूरा दाना पानी खत्म कर देते थे। ना औरंगजेब को चैन से रहने दिया, ना उसे वापस दिल्ली जाने दिया। भूखी प्यासी फौज, न पैसा न खाना, और अपने मुल्क से इतना दूर काफ़ी सिपाही तो भाग भी गए थे। संभाजी महाराज भी ऐसे युद्ध तंत्र में काफ़ी माहिर थे। उन्होंने और भी नया तरीका ढूंढा, कुछ न कुछ कारनामे करके दुश्मन को उसके इलाके से बाहर काफ़ी दूर दूर तक खींच लाना, और जब वो अपने मुख्य इलाके से दूर हो जाए तब आदि मौलों की टुकड़ी जाकर उन्हीं के इलाकों में छापे डालना और वहाँ से काफ़ी लूट बरामद करना, और फिर उसी तेजी से वापस आकर पीछे से शत्रु सेना पर फिर से अटैक करना। मतलब दुश्मन समझ ही नहीं पाता था, अरे करे तो क्या करे, आगे से पीछे से दोनों तरफ से मराठों की सेना लूट पड़ती है, हम पे टूट पड़ती है। और मुगलों को इसी चक्कर में औरंगजेब जो दक्कन आया था वह वापस ना जा पाया। दूसरा तंत्र है कि शत्रु की पूरी तैयारी होने से पहले ही उस पर आक्रमण कर देना, उसे संभ्रमित कर देना, और उसी के प्रदेश में घुसकर हमला करने से हमारा नुकसान भी कम होता था। मगर वहाँ की सामान्य जनता अपने ही सैनिकों पर क्रोधित होती थी, यहाँ पे हमला किया, हमारा नुकसान किया, और उन्हें इंटरनल सपोर्ट भी कम मिलता था। ये भी एक नया तरीका था। कभी कभी शत्रु के सरदारों में डाउट पैदा कर देना, दोनों का आपस में विश्वास नहीं रखने और मिलकर मराठों से युद्ध करने के बजाय वो आपस में ही लड़ते थे, और उसकी शक्ति कम कम होती जाती थी। और एक नई युद्ध तंत्र था, मतलब फिरती लड़ाई। मतलब एक ही रंग क्षेत्र में लड़ाई नहीं करना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब बदलते रहना। मतलब शत्रु की ताकत कम 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 करते जाना, आधे लोग इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, फिर जितने बचे हुए उन पे युद्ध करना। गुरिल्ला वार का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेनापति की। अपने सैनिकों की टुकड़ियाँ बनाना, उसे उनका काम समझाना, आपस में सभी का कांटेक्ट रखना, टाइम पर यदि कुछ निर्णय बदलना पड़े तो योग्य निर्णय लेकर उसके अनुसार अपनी सेना से काम करवा लेना, शत्रु सेना को मारते हुए अंदर तक जाना और उसी के साथ उसका चक्रव्यूह तोड़कर सैनिकों को सुरक्षित बाहर लाना, बड़ा ही महत्वपूर्ण काम। इसलिए सेनापति का शूर योद्धा होते हुए उनके साथ साथ उसके निर्णय क्षमता, बुद्धि चतुरता, साहस, अपने सेनापति आदरभाव होना भी जरूरी होता था। नेतोजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते, संताजी धनाजी, ये सभी काफ़ी बुद्धिमान और शूर सेनापति साबित हुए थे। ऐसे कई अधिक महत्वपूर्ण हथकंडों का प्रयोग करके शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन ही नहीं किया तो उसका संरक्षण भी किया। चलिए देखते हैं, अगले भाग में हम देखेंगे कि मराठों के शस्त्र देशी 0 बजट वाले कैसे थे, किन किन चीज़ों का प्रयोग शस्त्र के समान किया गया, एकदम सादे दिखने वाले मगर उतने ही जबरदस्त हथियारों के बारे में जरूर जानेंगे। बिल्कुल ना भूले, अगला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है।